आज की केस लॉ चर्चा में आपका स्वागत है। के प्रभाकर हेगड़े बनाम बैंक ऑफ बड़ौदा। ये चर्चा आप तक लाई है स्कूट लीगल ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन सर्विसेज, सटीक और गोपनीय बहुभाषी कानूनी दस्तावेजीकरण के लिए आपका विश्वसनीय साथी। नमस्कार। और ये मामला भारत के सर्वोच्च न्यायालय का है जी। तो आज हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर। हाँ, बिल्कुल। और खास तौर पे अनुशासनात्मक कार्यवाही में प्रक्रियात्मक निष्पक्षता कितनी जरूरी है, जैसे कि क्या कोई प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रिपोर्ट देनी चाहिए और क्या आरोपी अधिकारी से पूछताछ का तरीका सही था। अच्छा, मतलब नियमों का पालन कितना जरूरी है, यही सब देखेंगे। चलिए मामले के तथ्यों से शुरू करते हैं। जरूर। तो अपीलकर्ता थे के प्रभाकर हेगड़े। ये 1959 में विजया बैंक में क्लर्क लगे थे, जो अब बैंक ऑफ बड़ौदा है। काफी पुरानी बात है। हाँ। और ये तरक्की करते हुए दिल्ली जोनल ऑफिस के जोनल हेड बने। फिर 1999 में उन पर कुछ अस्थायी ओवरड्राफ्ट मतलब टीओडीज को मंजूरी देने में कुछ अनियमितताओं के आरोप लगे। और फिर कार्रवाई शुरू हुई होगी। जी। 2001 में बैंक के जो अपने नियम हैं, विजय बैंक अधिकारी कर्मचारी अनुशासन और अपील विनियम 1981, उसके रेगुलेशन 6 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई। अच्छा। जांच हुई। जांच अधिकारी ने कहा कि हाँ, आरोप तो साबित होते हैं। फिर अनुशासनात्मक प्राधिकारी मतलब डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ने उन्हें 4 जुलाई 2002 को सेवा से बर्खास्तगी यानी डिसमिसल फ्रॉम सर्विस का दंड दे दिया। 4 जुलाई 2002? हाँ। और दिलचस्प बात यह है कि उनकी रिटायरमेंट की तारीख थी 30 जून 2002, मतलब रिटायरमेंट के ठीक 4 दिन बाद यह आदेश आया। ओह, तो ये तो एक मुद्दा बन गया होगा। बिल्कुल। अपील हुई, वो खारिज हो गई। फिर मामला हाईकोर्ट गया। सिंगल जज ने बर्खास्तगी रद्द कर दी, कहा कि ये गलत है। अच्छा। लेकिन फिर बैंक डिवीजन बेंच में गया और डिवीजन बेंच ने सिंगल जज का फैसला पलट दिया, बर्खास्तगी को सही ठहराया। तो आखिरकार मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के सामने फिर क्या मुख्य सवाल थे? देखिए, मोटे तौर पर 2-3 अहम सवाल थे। पहला, वो जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रिपोर्ट थी जो हेगड़े को नहीं दी गई थी, क्या उसका ना देना गलत था? क्या इससे पूरी कार्रवाई खराब हो गई? दूसरा, रेगुलेशन 617 है जो कहता है कि जांच अधिकारी को आरोपी से उसके खिलाफ जो सबूत आए हैं उन परिस्थितियों के बारे में आमतौर पर सवाल पूछने चाहिए। क्या इसका पालन न करना जांच को खराब करता है? और तीसरा ये कि रिटायरमेंट के बाद क्या ये कार्रवाई चल सकती थी और बर्खास्तगी हो सकती थी? हालांकि कोर्ट ने इस तीसरे सवाल को खुला छोड़ दिया, उस पर फैसला नहीं दिया। अच्छा, तो पार्टियों ने क्या दलीलें दी? पहले अपील करता हेगड़े की तरफ से क्या कहा गया? हेगड़े का कहना था कि वो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट ना मिलने से उनका बचाव करना मुश्किल हो गया। फिर कहा कि रेगुलेशन 617 का पालन करना अनिवार्य था, मैंडेटरी था, और वो हुआ नहीं। और रिटायरमेंट के बाद बर्खास्तगी तो वैसे ही गलत है। एक और बात उठाई कि सीवीसी मतलब केंद्रीय सतर्कता आयोग की सिफारिश पर सजा बढ़ाई गई और वो सिफारिश उनसे साझा ही नहीं की गई। ये प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन है। और बैंक का क्या जवाब था? बैंक ने कहा कि जी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट तो बस एक इंटरनल चीज थी, उस पर कोई फाइनल फैसला आधारित नहीं था, तो कोई पूर्वाग्रह नहीं हुआ। रेगुलेशन 617 के लिए कहा कि वो तो बस डायरेक्टरी है, निर्देशात्मक है, मैंडेटरी नहीं, और वैसे भी उसका काफी हद तक पालन हुआ था। और सीवीसी वाली बात पर? उस पर कहा कि वो गोपनीय सलाह थी, और ये भी कहा कि रेगुलेशन 617 वाली आपत्ति तो बहुत देर से उठाई गई और कार्रवाई जारी रखना नियमों के तहत ठीक था। ठीक है, तो कोर्ट ने इन सब बातों को कैसे देखा? प्राकृतिक न्याय पर क्या कहा? कोर्ट ने पहले तो प्राकृतिक न्याय के महत्व पर जोर दिया। पुराने केस जैसे एसएल कपूर, ओल्गा टेलिस का हवाला दिया। कहा कि अगर प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन हुआ है तो वो अपने आप में पूर्वाग्रह है। आपको अलग से ये साबित करने की जरूरत नहीं कि नुकसान क्या हुआ। हाँ, ये स्थापित सिद्धांत है। बिल्कुल। फिर प्रिलिमिनरी रिपोर्ट पर कोर्ट ने कहा कि हाँ, ये आमतौर पर आंतरिक दस्तावेज होता है। जब तक फाइनल रिपोर्ट में इसका जिक्र ना हो या कोई नियम ना कहता हो कि इसे देना ही है, तब तक इसे ना देना कार्यवाही को खराब नहीं करता। इस केस में रिपोर्ट पर भरोसा नहीं किया गया था, तो ये मुद्दा नहीं बना। लेकिन रेगुलेशन 617 वाला मुद्दा, वो पूछताछ वाला, हाँ, वो अहम था। कोर्ट ने इसकी तुलना सीआरपीसी की धारा 313 से की, जहां अभियुक्त से सवाल पूछे जाते हैं। कोर्ट ने सुनील कुमार बनर्जी केस देखा, जहां ऐसे नियम को डायरेक्टरी माना गया था। अच्छा। लेकिन कोर्ट ने कहा कि ये मामला अलग है। तारा सिंह और रामाशंकर सिंह जैसे केस देखे और कहा कि रेगुलेशन 617 का दूसरा हिस्सा जो कहता है शैल जनरली क्वेश्चन, वो अनिवार्य है, मैंडेटरी है। क्यों? कोर्ट ने क्या तर्क दिया? कोर्ट ने कहा कि इसका मकसद सिर्फ बचाव का मौका देना नहीं है। इसका मकसद है कि अधिकारी से सीधे पूछा जाए कि भाई ये परिस्थितियां आपके खिलाफ दिख रही हैं, आपका इस पर क्या कहना है। ये एक अहम सुरक्षा कवच है और इसका पालन नहीं हुआ तो पूरी जांच प्रक्रिया ही दूषित हो गई। समझ गई। ये एक बारीक लेकिन महत्वपूर्ण अंतर है।
और वो सीवीसी की सिफारिश जो शेयर नहीं की गई थी, उस पर भी कोर्ट बहुत सख्त था। एसबीआई बनाम डीसी अग्रवाल जैसे मामलों का जिक्र किया। हुआ ये था कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने पहले अनिवार्य सेवानिवृत्ति का दंड सोचा था। अच्छा। लेकिन सीवीसी ने सलाह दी कि नहीं, बर्खास्तगी होनी चाहिए। अच्छा। और फिर सजा बर्खास्तगी कर दी गई। और ये सीवीसी की सलाह हेगड़े को बताई ही नहीं गई। तो कोर्ट ने कहा कि ये गलत है। हाँ, कोर्ट ने कहा कि कोई भी सामग्री, कोई भी दस्तावेज जिस पे आप फैसला लेते समय जरा भी निर्भर करते हैं, चाहे वो सजा तय करने के लिए ही क्यों ना हो, उसे आरोपी को बताना जरूरी है। ये प्राकृतिक न्याय का मूल सिद्धांत है। बैंक ने शायद कहा होगा कि सीवीसी की सलाह तो गोपनीय होती है, विशेषाधिकार है। हाँ, विशेषाधिकार, प्रिविलेज का दावा किया था। लेकिन कोर्ट ने सोडी, सुखदेव सिंह और राजनारायण केस का हवाला देते हुए कहा कि सीवीसी रिपोर्ट कोई राज्य के मामले, अफेयर्स ऑफ स्टेट से जुड़ा दस्तावेज नहीं है जिस पर ऐसा विशेषाधिकार मिले। इसे साझा न करना भी प्रक्रिया को दूषित करता है। तो आखिर में फैसला क्या हुआ? कोर्ट ने कहा कि जांच 2 वजहों से खराब हुई। पहला, रेगुलेशन 617 का पालन न होना। दूसरा, सीवीसी की बिना साझा की गई सिफारिश पर भरोसा करना। इसलिए हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच का फैसला रद्द किया जाता है और बर्खास्तगी का आदेश भी रद्द किया जाता है। तो क्या हेगड़े को सारे लाभ वापस मिले, पूरी पेंशन वगैरह? नहीं, पूरी तरह नहीं। कोर्ट ने देखा कि अब बहुत समय बीत गया है, 20 साल से ज्यादा, बैंक का विलय हो चुका है, हेगड़े जी की उम्र भी 80 साल से ज्यादा है, तो मामले को दोबारा जांच के लिए भेजना ठीक नहीं होगा, व्यावहारिक नहीं है। बिल्कुल। तो कोर्ट ने कहा कि पूरे रिटायरमेंट लाभ तो नहीं, लेकिन उन्हें एक मुश्त रकम दी जाए। कितनी? उतनी जितनी ग्रेच्युटी उन्हें मिलती अगर वो बर्खास्त न हुए होते। और ये रकम 8 हफ्ते में देने का आदेश दिया, वरना 9% ब्याज लगेगा। अच्छा, तो इस फैसले के क्या निहितार्थ हैं? भविष्य के लिए क्या मायने हैं इसके? देखिए, पहला तो ये कि ये फैसला प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों जैसे रेगुलेशन 617 की पूछताछ को अनिवार्य मानता है। सिर्फ सुनवाई का मौका देना काफी नहीं, विशिष्ट सवाल पूछना जरूरी है। दूसरा, ये साफ करता है कि कोई भी सामग्री जिस पर जरा भी निर्भर किया गया हो, जैसे सीवीसी सलाह जो सजा बदलवा दे, वो आरोपी को दिखानी ही होगी। सही है। तीसरा, ये सीवीसी रिपोर्ट जैसी चीजों पर विशेषाधिकार के दावे की सीमाएं तय करता है। और चौथा, ये फिर से दोहराता है कि अगर अनिवार्य प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ तो ये अपने आप में पूर्वाग्रह हैं। ये वाकई प्रक्रियात्मक निष्पक्षता पर एक महत्वपूर्ण फैसला है। सोचने वाली बात यह है कि ये निर्णय अनुशासनात्मक कार्रवाइयां में प्रक्रियात्मक निष्पक्षता और प्रशासनिक दक्षता के बीच संतुलन को कैसे प्रभावित करता है, खासकर जब सीवीसी जैसे बाहरी निकाय शामिल हों। हाँ, ये सवाल तो है। क्या पर्याप्त अनुपालन कभी व्यक्ति की सुरक्षा के लिए बनाए गए अनिवार्य प्रक्रियात्मक चरणों का स्थान ले सकता है? ये एक बड़ा प्रश्न है। बिल्कुल। आज की केस लॉ चर्चा आप तक लाई स्कूट लीगल ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन सर्विसेज, प्रैक्टिसिंग अधिवक्ताओं के लिए बहुभाषी कानूनी दस्तावेजीकरण में विश्वसनीय विशेषज्ञ। जब कभी आपको कानूनी अनुवाद या ट्रांसक्रिप्शन की जरूरत हो, स्कूट लीगल आपका साथी है।